आज हम लोग उष्मा में एक नया अध्याय पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है उष्मागतिकी, जो भौतिकी हम लोग का है। इसमें उष्मागतिकी में हम लोग पढ़ते हैं उष्मा के द्वारा जब कि किसी निकाय को जब उष्मा दी जाती है तो वह कुछ कार्य कर सकता है, जो कि गैस के द्वारा किए गए कार्य से ही हमारा जो इंजन है वो सब कार्य करता है। जो कि इंजन है जैसे डीजल इंजन, पेट्रोल इंजन, ये सब जो कार्य कर रहा है ये सब इसी पर सिद्धांत पर आधारित उष्मागतिकी में उसका अध्ययन करेंगे हम लोग कि किस प्रकार इंजन काम करता है। जैसे रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज तो तुम्हारा है, वो सब जो किस सिद्धांत पे काम करता है, इन सबों को समझेंगे इसी अध्याय में हम लोग। उसके पहले उष्मागतिकी का प्रथम नियम, सुलेमान नियम, गैस के द्वारा किया गया कार्य, इन सबों का व्यंजक भी प्राप्त करेंगे। और इस अध्याय में हम लोग जो है उसके आधारित तो कुछ कुछ जो उदाहरण होंगे उसको भी हम लोग शामिल करेंगे। उष्मागतिकी का मतलब है कि उष्मा से के द्वारा, उष्मा अगर किसी निकाय को दिया जाए तो उसके जो परिवर्तन होता है, उसके द्वारा जो किया गया कार्य होता है, इन सबों का अध्ययन हम लोग इस अध्याय में करते हैं। उष्मागतिकी में एक लाइन अगर इसका लिखा जाए तो इसको परिभाषा के रूप में लिख सकते हैं। उष्मागतिकी में किसी निकाय को दी गई उष्मा एवं उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य का अध्ययन, किए गए कार्य तथा उसकी आंतरिक ऊर्जा या ताप में वे परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। तो इसके में जो कुछ टर्म अब आएंगे उष्मागतिकी में हम लोग धीरे धीरे पढ़ते जाएंगे। जैसे पहला जो चीज है, एक टर्म है जो हम लोग के बुक में पहला इनिशिएटिव में तापीय साम्य करके एक है। इसका क्या मतलब है? थर्मल इक्विलिब्रियम इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। तापीय साम्य, थर्मल इक्विलिब्रियम। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में हो और एक से उस पे दोनों को संपर्क में रहने पर एक से दूसरा का उष्मा का आदान प्रदान नहीं हो तो वो दोनों वस्तु आपस में तापीय साम्य में कहलाएगा। तो काफी आसान सा चीज है। मतलब इसका मतलब है कि दोनों का ताप समान है। तापीय साम्य में तभी रहेगा वस्तु जब दोनों का ताप क्या होगा, समान। ताप से हम लोग पहले से ही परिचित हैं, ताप का हम लोग मापन भी किए थे पिछले अध्याय में। तो ताप यही हुआ कि अगर दोनों का ताप समान है तो उसमें उष्मा का आदान प्रदान नहीं होगा और उन दोनों वस्तु को हम लोग कहेंगे वो दोनों तापीय साम्य में। काफी सिंपल सा चीज है, तो यहां मैं लिख देता हूं। जब दो वस्तु एक दूसरे के संपर्क में रखे जाने पर एक दूसरे को संपर्क में रखे जाने पर एक वस्तु से दूसरी वस्तु में उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है। तो वे तापीय साम्य में कहे जाते हैं। तापीय साम्य में दोनों वस्तु के ताप समान होते हैं। तापांतर होगा तभी उष्मा का होता है, आदान प्रदान होता है तो साम्यावस्था में रहेगा। तो ये वो तापीय सम। इसी से जुड़ा हुआ एक नियम है तुमको उष्मागतिकी का सुलेमान नियम।
जो जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स, उसको हम लोग देख लेते हैं। छोटा सा नियम है, बिल्कुल आसान सा। फिर हम लोग ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम के बारे में भी कुछ इस लेक्चर में पढ़ाई करेंगे, जिसमें तुमको ऊष्मा, आंतरिक ऊर्जा एवं कार्य, इन सबों के बारे में चर्चा होगी। तो पहले ऊष्मागतिकी का शून्यमान नियम जो छोटा सा, उसको पहले हम लोग देख लेते हैं। ऊष्मागतिकी का शून्यमान, तो शून्यमान नियम में यह कहा गया है तुमको कि ऊष्मागतिकी में जो तुमको है, जब दो वस्तु एक दूसरे के साथ अगर तापीय ए बी एक दूसरे के साथ तापीय साम्य में हो, मतलब कि ए बी का ताप समान है तभी तापीय साम्य में होगा, फिर बी एवं सी भी तापीय साम्य में रहे, तो बी और सी के भी ताप समान, तो इसका मतलब एक दूसरे इससे निष्कर्ष तो ये निकल रहा है कि ए सी भी तापीय साम्य में होगा। यही है ऊष्मागतिकी का शून्यमान नियम। फिर से इस बात को कहते हैं, जब दो वस्तु ए और बी एक दूसरे के साथ तापीय साम्यावस्था में है और बी और सी भी आपस में तापीय साम्यावस्था में है, तो जाहिर है कि ऊष्मागतिकी का शून्यमान नियम यह कहता है कि ए और सी भी तापीय साम्यावस्था में होगा। ए और सी भी तापीय साम्यावस्था में होगा। ऊष्मागतिकी का शून्यमान नियम यही कहलाता है। ऊष्मागतिकी का शून्यमान नियम। ऊष्मागतिकी का शून्यमान नियम, जीरोथ लॉ, इंग्लिश में लिख सकते हैं उसको जीरोथ लॉ, शून्यमान नियम। इसको क्या कहेंगे? जब दो वस्तु ए तथा बी तापीय साम्य में हो, तापीय साम्य में हो तथा बी एवं सी भी तापीय साम्य रहे, बी एवं सी भी तापीय साम्य में हो, तापीय साम्य में हो, तो ए एवं सी भी तापीय साम्य में होंगे, तापीय साम्य में होंगे। तो ये क्या होगा तुमको, अगर ये बहुत सिंपल सा है, ए भी अगर तापीय साम्य में है तो इसका मतलब दोनों का ताप समान है, बीसी का भी ताप समान है, तो ए और सी को भी जब एक दूसरे के संपर्क में रखेंगे जब सामने, तो समांतर तो तापीय साम्य में रहेगा। तो किसी को लगता है कि ये तो बहुत ही सिंपल सा नियम है, दुनिया में हर जगह ऐसा होता है। ऐसा हर जगह नहीं होता है, लेकिन यहां हो रहा है। जैसे आप कहोगे कहां नहीं होता है, तो अगर तुम देखो कहां नहीं होता, जैसे कि तुम मान लेते हैं कि ए बी को जानता है, ए बी को जानता है, बी सी को जानता है, तो ये जरूरी नहीं कि ए बी सी को जानेगा। ए बी का दोस्त है, बी सी का दोस्त है, तो ए सी का दोस्त होगा ये जरूरी नहीं है, इसको जानता भी नहीं होगा इसी को। तो हर जगह दुनिया में ऐसा नहीं होता, लेकिन यहां तापीय साम्य में है, कहा जा रहा है ए बी का ताप अगर समान है, तापीय साम्य में बी सी समान है, तापीय दोनों साम्य में है, जिसका मतलब इन दोनों का ताप समान होगा, तो दोनों ए सी भी तापीय साम्य में होगा। यही नियम कर रहा है। तो काफी आसान सा है, लेकिन हर जगह दुनिया में ऐसा लागू नहीं होता जैसा कि लग रहा है, लेकिन इसमें लागू होगा। तो चलिए यही है तुम्हारा ऊष्मागतिकी का जीरोथ लॉ, तो नोट कर लिया होगा। अब हम लोग जो है ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की ओर धीरे धीरे अग्रसर होंगे। ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम की ओर हम लोग अग्रसर होंगे। तो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स से कुछ जुड़ा हुआ जो टर्म है पहले उसको देखेंगे हम लोग, जिसमें कि एक टर्म है उससे जुड़ा अवस्था परिवर्तन, अवस्था फलन, अवस्था चर। निकाय अगर कोई है, जैसे जिसमें गैस है, उसके जो निकाय कहलाएंगे, जिसमें कि हम लोग किसी परीक्षण को करते हैं, कुछ ऑब्जर्वेशन करते हैं और उसका अध्ययन करते हैं, उसको हम निकाय कहते हैं। तो निकाय का जो तुमको स्थिति अवस्था जो बताता है, उसके दाब, ताप, आयतन, उसकी अवस्था को दिखाते हैं। किसी निकाय की अवस्था को क्या दिखाते हैं? निकाय एवं उसकी अवस्था। निकाय जो होता है तुमको, जब कोई परीक्षण किसी मतलब
ब्रह्मांड के उस भाग को एक निकाय कह सकते हैं जिसमें किसी प्रेक्षण को हम लोग कोई प्रयोग हम लोग करते हैं और उसको ऑब्जर्व करते हैं, तो उसे हम लोग निकाय कहेंगे। तो किसी निकाय की अवस्था को बताने के लिए, किसी निकाय का क्या अवस्था है, क्या स्थिति है, उसको जानने के लिए 3 अवस्था फलन जो कि होते हैं वह अवस्था चर कहला सकते हैं। इसलिए उस अवस्था को बताने के लिए निकाय, प्रावस्था, निकाय एवं कह सकते हैं स्टेट चर, प्रावस्था चर, निकाय एवं प्रावस्था चर वेरिएबल, सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल, सिस्टम एंड स्टेट वेरिएबल, सिस्टम एवं स्टेट वेरिएबल, निकाय एवं प्रावस्था चर। तो जैसे देखो ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर किसी प्रेक्षण के प्रभाव का अध्ययन किया जाता है, उसे निकाय कहते हैं, तथा ब्रह्मांड का शेष भाग परिवेश, सराउंडिंग, इसको सिस्टम कहेंगे तो इसको परिवेश, सराउंडिंग कहलाता है। तो ये हो गया सिस्टम। और तो सिस्टम जैसे तो तुमको रसायन में पढ़ोगे, इसमें सिस्टम जो है 3 प्रकार का होता है। एक हो गया तुम्हारा खुला निकाय, जबकि जिससे द्रव्यमान और ऊर्जा दोनों का आदान प्रदान होता है। बंद निकाय जिसमें जैसे खाली बर्तन, खुला बर्तन में हम लोग पानी गर्म करें तो जलवाष्प उड़ेगा भी, उष्मा भी ले रहा है, तो वो हो गया खुला निकाय। बंद निकाय जब उष्मा का आदान प्रदान क्या नहीं होता हो, जब उष्मा का आदान प्रदान तो हो रहा है लेकिन द्रव्यमान का आदान प्रदान नहीं हो, तो बंद निकाय हो गया। जैसे बर्तन को पूरी तरह बंद करते हैं सब तरफ से और उसको गर्म करें, तो वह हो गया बंद निकाय होगा। और एक बताया तुमको जो कि आइसोलेटेड सिस्टम, जो कि सब तरफ से एकदम बिल्कुल आइसोलेटेड हो, जिसको किसी मतलब किधरों से ना उष्मा जा सकता है, ना उष्मा आना है, ना जाना है, ना ही द्रव्यमान को आगे पीछे जाना है, उन्हें बाहर जाना है। जैसे रसायन में तुम पढ़ोगे ये सब, तो उसमें निकाय के बारे में और पढ़ाई होगी तुम्हारी। तो उष्मा गति की दोनों में है, रसायन में भी है, भौतिकी में भी है। तो दोनों का कुछ जगह पे सामान्य 2 अध्ययन का तरीका है, दोनों में थोड़ा अलग भी है, थोड़ा सा सामान्य भी है, कुछ अलग अलग है, सबका अपना विषय वस्तु। तो खैर यहाँ पर हम लोग बात करते हैं उष्मा। अब उष्मा का जो है तुमको निकाय का बात करते हैं यहाँ पर। निकाय में तुमको जो है, निकाय तो हो गया तुमको परिभाषित। निकाय में जो निकाय क्या हुआ, ब्रह्मांड का वह भाग जिस पर कोई प्रयोग करे और उसका जो अपरीक्षण करे कि कैसा प्रयोग के कारण क्या क्या परिवर्तन हुआ, तो उस भाग को हम लोग कहेंगे निकाय। और बाकी जो बच गया भाग वो हो गया वातावरण या सराउंडिंग, परिवेश। तो ये हो गया तुम्हारा। अब निकाय का क्या अवस्था है अभी, तो उसके ताप, दाब, आयतन, इन सबों को अवस्था चर कहते हैं। किसी निकाय की प्रावस्था को, किसी निकाय की प्रावस्था को आयतन, दाब एवं ताप जैसे प्रावस्था चर के द्वारा निरूपित किया जाता है, निरूपित किया जाता है, चर के द्वारा निरूपित किया जाता है।
तो अवस्था चर के द्वारा निरूपित करेंगे हम लोग। तो अवस्था चर का मतलब जैसे पी वी टी, जैसे तुम्हारा क्या होगा इसमें, पी प्रेशर, दाब, भी टी, ये हुआ स्टेट वेरिएबल, जिसको कहते हैं स्टेट वेरिएबल। जैसे इसी तरह का ऐसा जो भी अब एक अवस्था, जो अवस्था फलन होगा, जो कि एक अवस्था से दूसरा अवस्था जाने पर क्या होता है तुमको, जिसका मान बदल जाता है। अगर इन तीनों में से कुछ का मान बदल गया तो वो अवस्था में परिवर्तन हो गया। अगर दाब बदल गया तो, या आयतन बदल गया, तीनों भी बदल गया, तो वो क्या कहेंगे, एक प्रावस्था से निकाय दूसरी प्रावस्था में पहुंच गई। किसी एक में भी परिवर्तन हो गया तो वह कहेंगे कि हम लोग निकाय में क्या होगा, निकाय की प्रावस्था में परिवर्तन हो गया। तो निकाय की प्रावस्था में क्या होगा, परिवर्तन हो गया एक स्थान से। और कुछ फलन होते हैं जो निकाय के प्रावस्था के आधार पर क्या होते हैं, निकाय का जो तुमको निकाय के मतलब क्या कहते हैं, निकाय की प्रावस्था पर निर्भर करते हैं, ना कि उसके क्या कहते हैं पाथ पर। तो वैसे फलन को हम लोग कहते हैं प्रावस्था फलन। जैसे कि आंतरिक ऊर्जा भी उसमें से एक है, तो आंतरिक ऊर्जा भी एक अवस्था फलन है। तो आंतरिक ऊर्जा के बारे में हम लोग पढ़ते हैं, फिर गैस के द्वारा किया गया कार्य के बारे में पढ़ेंगे, और फिर उष्मा आंतरिक ऊर्जा और गैस के द्वारा किया गया कार्य में हम लोग संबंध स्थापित करेंगे उष्मागतिकी के प्रथम नियम के आधार पर। तो पहले है तुमको उष्मागतिकी का प्रथम नियम से पहले हम लोग पढ़ेंगे। अब पहले आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ते हैं। तो किसी आंतरिक ऊर्जा का मतलब हो गया तुमको किसी गैस का निकाय, जो कि तुमको गैस को अगर तुमको किसी निकाय में बहुत से अणु होते हैं, तो वह उसके जो अणु होते हैं एक जगह से दूसरी जगह तक मूव करते रहते हैं, मतलब गतिशील रहते हैं। तो इसके कारण जो उसके जो ऊर्जा होती है, उसके कारण उसके जो गतिज ऊर्जा होगी, तो उसके कारण एक उसकी जो गतिज ऊर्जा है उसके वो अगर जोड़ दें तो वह क्या कहलाती है, उसकी आंतरिक ऊर्जा कहती है। किसी निकाय के सभी कणों के गतिज ऊर्जाओं का योग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो उस निकाय में आंतरिक ऊर्जा जो होता है तुमको, यह ताप के समानुपाती होता है। आंतरिक ऊर्जा जो होता है तुमको ताप के समानुपाती होता है, परम ताप के। तो आंतरिक ऊर्जा और ताप में संबंध काफी, आंतरिक ऊर्जा इंटरनल एनर्जी, किसी निकाय के सभी अणुओं के गतिज ऊर्जाओं का योग, गतिज ऊर्जाओं का योग उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा कहलाती है, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। तो निकाय की आंतरिक ऊर्जा जो गतिज ऊर्जा का जो क्या कहलाएगा, आंतरिक ऊर्जा कहलाती है। और आंतरिक ऊर्जा जैसे होगा तुमको, आंतरिक ऊर्जा जो होता है ये ताप के, निकाय के ताप के समानुपाती होती है। आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, एक अवस्था फलन है जो कि निकाय की प्रावस्था पर निर्भर करती है। निकाय की प्रावस्था पर निर्भर करती है, न कि उस परिवर्तन के पथ पर, पथ पर निर्भर नहीं है। कहां से कहां तक आया, जैसे कि स्टेट वेरिएबल है, जैसे कि यहां से तक अगर यहाँ दाब बदल गया कुछ भी, तो एक अवस्था परिवर्तन हो गया, तो यहाँ पर अलग जो होगा, चाहे इस रास्ता से लाइए चाहे इस रास्ता से लाइए, तो ये जो तुमको होगा किसी भी जगह पर, यहाँ पर जो कि आंतरिक ऊर्जा होगा, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा एक अलग होगा
आंतरिक ऊर्जा, यहाँ पर आंतरिक ऊर्जा फिर अलग होगा। चाहे आपने अलग अलग रास्ता से लाया तो इधर से भी लाइएगा 1 से 2 तक गए, यहाँ से यहाँ तक गए, तो ये अलग रास्ता से आए, लेकिन दोनों ही स्थिति में आपका आंतरिक ऊर्जा जो होगा यहाँ पर का जो है और यहाँ पर का समान ही रहेगा। चाहे आप इस रास्ता से ले जाइए या ऊपर से लाइए, आंतरिक ऊर्जा यहाँ पर जिस जगह पहुंच गए तो वहां पर समान ही, मतलब यहाँ का यहाँ तक समान नहीं होगा, लेकिन आप इस जगह पर 2 नंबर पर जाने के, 1 से 2 नंबर जाने के यहाँ 2 रास्ते दिखाए गए हैं, लेकिन दोनों ही स्थिति में आंतरिक ऊर्जा समान ही रहेगा। यहाँ पर किसी भी रास्ते से आइएगा, तो अर्थात ये रास्ता पर निर्भर नहीं करता, पथ पर, सिर्फ ये किस प्रावस्था में है, कहाँ है, उस जगह पर निर्भर करेगा। तो इसलिए यह कहलाता है आंतरिक ऊर्जा एक अवस्था फलन है, ऐसा फलन, तो अवस्था फलन है। तो आंतरिक ऊर्जा जो होती है, आंतरिक ऊर्जा ताप के समानुपाती होता है। आंतरिक ऊर्जा किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा, किसी निकाय की आंतरिक ऊर्जा उस निकाय के परम ताप एब्सोल्यूट केल्विन में होता है, के समानुपाती होता है, के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। तो आंतरिक ऊर्जा जो होगा तुमको, आंतरिक ऊर्जा का संकेत हम लोग यू देते हैं, यू प्रोपोर्शनल टू टी, टी केल्विन, टी कौन मात्रा में, केल्विन में होना चाहिए, तो यू समानुपाती टी। और इसका जहां तक कि हम लोग आगे भी इसका पढ़ेंगे, जैसे कि होता है तुमको अलग अलग गैस की आंतरिक ऊर्जा का अलग अलग व्यंजक होता है। जैसे कि अगर एक विमीय गैस है, एक मतलब एक आणविक गैस है, तो उसके लिए जो आंतरिक ऊर्जा होता है, एक आणविक गैस के लिए आंतरिक ऊर्जा तुमको होता है 3/2 एनआरटी, 3/2 एनआरटी। द्वि आणविक गैस के लिए होता है 5/2 एनआरटी। और आगे जाकर के जो अगले अध्याय में भी है, चाहे इस अध्याय में भी तुम देखोगे, इसका जो हम लोग अध्ययन और भी डिटेल में करेंगे, क्यों होता है उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे, कि कितना होता है उसकी चर्चा हम अभी कर दे रहे हैं। जो बुक में तो आगे जाकर चर्चा मिलेगी, लेकिन रिजल्ट में लिख दे रहा हूं। तो आंतरिक ऊर्जा में तुमको आंतरिक ऊर्जा क्या होगा इसका हम लोग व्यंजक लिख दे रहे हैं। तो एक गैस, एक आणविक गैस है जैसे, तो उसके लिए आंतरिक ऊर्जा का मान जैसे समानुपाती होता है, तो वहां समानुपाती का नियतांक आएगा, वह तुमको अलग अलग होगा एक आणविक गैस के लिए। और इसका विश्लेषण जो है तुमको, जो अगला अध्याय है तुमको, जिसमें कि गैस के गति सिद्धांत के आधार पर इसकी व्याख्या की जाती है। गैस का गति सिद्धांत ही है ये, कि मतलब गति मतलब क्या होगा तुमको, जो अलग सा अध्याय है तुमको, कि गैस के अणु गति करते हैं, इसके आधार पर जितना अध्ययन है, जैसा अभी बताया कि ताप उसी के अनुसार से बदलेगा, बढ़ेगा किसी निकाय का या घटेगा, इसके लिए तुमको अध्ययन के लिए पूरा एक अध्याय तुमको दिया हुआ इसके बाद का। तो उस अध्याय में इसकी और डिटेल से चर्चा होगी ही गैस की गति सिद्धांत में। तो अभी जो रिजल्ट है थोड़ा सा मैं लिख देता हूं, जो कि एससी के बुक से बनाओगे या किसी और बुक से बनाओगे तो उसमें कुछ क्वेश्चंस भी हो सकता है, इस पर आधारित हो, तो मैं इसे लिख देता हूं। एक आणविक गैस, एक आणविक गैस जैसे कौन हो गया, हीलियम, नियोन इत्यादि के लिए आंतरिक ऊर्जा U बराबर होता है 3/2 nRT। जैसे परिवर्तन इसके समानुपाती होता है, ताप के समानुपाती होता है, ताप जाएगा केल्विन होगा, ये हो गया आंतरिक ऊर्जा। द्विआण्विक गैस, द्विपरमाणुविक गैस, द्विपरमाणुविक गैस, द्विपरमाणुविक गैस जैसे H2O2 N2 इत्यादि के लिए U बराबर 5/2 nRT, U बराबर 5/2 nRT। और बहुपरमाणुविक गैस, बहुपरमाणुविक गैस जैसे हो गया CO2, तुमको हो गया H2O गैस के रूप में के लिए U बराबर हो गया 7/2 nRT, 2 से ज्यादा परमाणु है तो 7/2 nRT। ये तुमको ताप केल्विन में होना चाहिए, इसके समानुपाती होता है, समानुपाती का नियतांक का मान भी लिखिए, रिजल्ट है जो कि तुमको गैस की गति सिद्धांत जो अध्याय है उसमें इसका, और जो इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम होता है, इसमें सिर्फ जो होता है तुमको, इसमें सिर्फ तुमको 3 होता है, 3 दिशा में जो तुमको चलता है, ये तुमको रेखीय गति होता है, उसके कारण सिर्फ होता है एक परमाणु गैस में।
इसमें रेखीय के साथ साथ इसमें सिर्फ रेखीय गति का कारण होता है तुमको, ये रेखीय गति सिर्फ होता है पहला में। इसमें रेखीय के साथ साथ होता है तुमको घूर्णन गति, रेखीय के साथ साथ द्विपरमाणु में क्या होगा, रेखीय के साथ साथ रेखीय एवं घूर्णन। तो इसमें बहुपरमाणु में रेखीय गति, घूर्णन गति एवं कंपन, कंपन जिसको कहते हैं, कंपन के कारण वाइब्रेशन गति, जो तीन चीजें कंसिडर, तीन तरह का होता है गति। और इन सबों के आधार पर इसको डिग्री ऑफ फ्रीडम भी कहा जाता है। जैसे इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 हुआ, इसका 5 हुआ, इसका 7 कहते हैं। तो इसके आधार पर इसका विश्लेषण किया गया है। तो ये तुमको हो गया आंतरिक ऊर्जा एक स्टेट फ्लड है जो कि उसके पाथ पर निर्भर नहीं करता बल्कि उसकी प्रावस्था पर क्या करती है, निर्भर करती है। और उससे जुड़ी हुई कुछ और जो सूत्र है उसके भी चर्चा हमने कर दिया। अब हम लोग चर्चा करेंगे इस में पार्ट में गैस के द्वारा किया गया कार्य। तो गैस का कार्य तो हम लोग पहले भी बहुत दिन पढ़ चुके हैं। कार्य बराबर क्या था, बल गुना विस्थापन, F डॉट एस का विस्थापन का कार्य कहते हैं। तो गैस अगर किसी चीज में बंद करते हैं, गैस के से देखते हो जैसे गैस बहुत सा काम कर सकता है। जैसे तुम सामान्यतः कुकर में खाना बनाते हो, कुकर का ढक्कन देखते हो, गैस के द्वारा तुम खोल भी दोगे सीटी तो क्या रह जाएगा, जब गर्म हो जाएगा तो रहता है ऊपर। तो गैस को जो संभाले हुए है, गैस द्वारा किया गया कार्य का तुम्हारा जितना इंजन चल रहा है, डीजल इंजन हो, पेट्रोल इंजन, जो कि गाड़ी चल रही है, सब तुमको गैस के द्वारा किया गया कार्य के आधार पर ही सब संपन्न हो रहा है। तो गैस के पास इतना क्षमता होता है कि वो कार्य कर सकता है, जो कि रेलवे जैसे इंजन को भी चलाता है। तो हर जगह क्या होता है, गैस के द्वारा किया गया कार्य के आधार पर ही सारा इंजन बना हुआ है। यही उसका बेसिक सिद्धांत है। तो ये तुमको लग रहा होगा जैसे डीजल इंजन हम लोग चलाते हैं, जैसे गाड़ी है, मोटरसाइकिल है, कार है, समझ ये इंजन लगा हुआ है, तो वो क्या करता है वहां पर, गैस कैसे काम करता है। तो गैस के जाहिर है कि उसमें गैस क्या कर रहा है, गैस जैसे तुमको है, गैस वहां पर जाहिर है कि हवा तो सब जगह है ही, उसी गैस के द्वारा किया गया, हवा के द्वारा जो कार्य कराया जाता है उसको उष्मा दिया जाता है, उससे वह हवा के द्वारा कार्य करता है। और इसके लिए हम लोग पहला उष्मा गति का प्रथम सिद्धांत में इसका संबंध भी देखेंगे आगे। पहले तो कार्य क्या होता है इसको देख लेते हैं, कार्य का क्या क्या होता है, फिर उसमें उष्मा के साथ उसका क्या संबंध है, उसकी चर्चा हम लोग उष्मा गति के प्रथम नियम में करेंगे। तो पहले किया गया कार्य के बारे में देखते हैं, उसके बाद तीनों संबंध स्थापित हम लोग करेंगे, उष्मा, आंतरिक ऊर्जा और कार्य की चर्चा बाद में होगी। पहले हम लोग देखते हैं गैस के द्वारा किया गया कार्य का अलग से पहले अध्ययन कर लेते हैं। जैसे हमने आंतरिक ऊर्जा के बारे में पढ़ा, गैस के द्वारा किया गया कार्य, वर्क डन बाय गैस, इसमें लिख सकते हो वर्क डन बाय गैस। एक गैस है तुमको, एक मान लो एक पिस्टन है तुमको लगा हुआ है, एक बर्तन में एक पिस्टन लगा हुआ, इसको जैसे तुम देख सकते हो एक पिस्टन यहां पर लगा दिया और ये बर्तन में ये बंद है गैस। अब इसको यहां पर हीट करते हैं, इस पिस्टन को क्या करते हैं यहां पर हीट किए, इसको उष्मा दिए सब तरफ से। तो उष्मा जब देंगे तो क्या होगा, ये जो पिस्टन है ये तुमको अपना जगह क्या करेगा, ये इसका पिस्टन का जगह, पिस्टन अपना जगह क्या कर लेगा, इसको चेंज करेगा। तो इससे इसका विस्थापन होगा, पिस्टन का क्या होगा, कुछ मान लेते हैं यहाँ पे विस्थापन होगा। काहे विस्थापन होगा, क्योंकि तुमको ये जो होता है ना कि बल लगा रहा होगा, गैस जो बंद रहता है तो अगर उष्मा देंगे तो ये क्या होगा, इसमें एक बल लगाता है। बल कितना लगाता है, जो कि दाब गुना क्षेत्रफल के बराबर होगा। बल का मान क्या होगा, F बराबर P इंटू ए। तो यहां पर लिख लेते हैं किसी बर्तन, किसी पिस्टन युक्त बर्तन में, पिस्टन युक्त बर्तन में, पिस्टन चलिए स्वतंत्र है, बर्तन में गैस के द्वारा किया गया कार्य जब पिस्टन ds विस्थापित हो, dw बराबर ये होगा F इंटू ds, F इंटू ds। और F को क्या लिख सकते हैं, F बराबर P गुना A, प्रेशर गैस का दाब हुआ, P हो गया गैस का दाब, एरिया इंटू ds। तो इतना बड़ा आयतन में परिवर्तन हुआ, जिस जहां से मतलब एक क्षेत्रफल गुना क्या होगा आयतन, तो ये आयतन में परिवर्तन के बराबर हो गया। जितने निकाय का आयतन जितना बढ़ा,
इसको लिखते हैं BW बराबर P इंटू DV। तो P इंटू DV, तो कुल कार्य जब निकालेंगे तो कुल कार्य के लिए क्या कर सकते हैं, कुल कार्य W बराबर क्या है, इंटीग्रेशन P DV, जहां पर P क्या है तुमको, P बराबर गैस का दाब हो गया, P बराबर गैस का दाब हो गया, DV बराबर हो गया आयतन में परिवर्तन, आयतन में परिवर्तन। इसको इंटीग्रेट करके हम लोग निकाल सकते हैं। तो क्या निकल गया तुम्हारा, कार्य बराबर क्या है, बल गुना विस्थापन, और बल होता है दाब गुना क्षेत्रफल। ये है पिस्टन का जितना बड़ा क्षेत्रफल है प्रस्थ काट का, उसके बराबर है। इस तरह से क्या निकाल सकते हैं, इसको किसी भी गैस द्वारा किया गया कार्य निकाला तो इंटीग्रेशन P DV कर दिए। तो अलग अलग प्रकरण में जैसे कि अलग अलग प्रक्रियाएं होती है, तो कुछ प्रक्रियाएं हैं जैसे कि हम लोग कह सकते हैं, कुछ प्रक्रियाओं का नाम लिया जा सकता है, जैसे कि हम लोग कह सकते हैं कि अगर जब समतापीय प्रकरण हो, तो ताप में परिवर्तन नहीं होता हो तो समतापीय प्रकरण कहलाएगा। जब समदाबीय प्रकरण हो सकता है, जब दाब में परिवर्तन नहीं हो, समायतनिक परिवर्तन हो सकता है, जब आयतन में परिवर्तन नहीं हो। इन सबों में कार्य क्या क्या हो, सबका परिभाषा भी देख लेते हैं और उसको कार्य भी तुरंत निकाल लेते हैं। गैस के द्वारा कार्य कितना, उसका व्यंजक अलग अलग निकाला जा सकता है। और एक प्रकरण का रुद्धौष्म प्रकरण, जिसमें ऊष्मा का दान बढ़ाना हो, तो उस अवस्था में क्या कार्य हो सकता है। तो रुद्धौष्म प्रकरण की चर्चा तो डिटेल में हम लोग बाद में करेंगे, उसकी परिभाषा दे देंगे, कार्य तो इसमें नहीं अभी परिभाषित हो। तो कार्य का मतलब परिभाषित जो व्यंजक है उसका व्यंजक निकालने के लिए हम लोग को और भी कुछ अध्ययन करना पड़ेगा आगे अध्याय में, तब फिर उसका व्यंजक हम लोग प्राप्त कर सकते हैं। ऐसे रुद्धौष्म प्रकरण में कार्य का जो व्यंजक है एनसीईआरटी बुक में नहीं दिया हुआ है। तो चलिए है तुम्हारा, अब देख लेते हैं कार्य। जैसे क्या है तुमको पहला प्रकरण लिखते हैं समदाबीय प्रकरण, इसी कार्य में प्रकरण में लिख देते हैं पहला, इसी में समदाबीय प्रकरण, ए नंबर करके लिखते हैं प्रकरण। तो प्रकरण करके लिख दो, अलग से हेडिंग लिख देते हैं। ऊष्मागतिकी प्रकरण के टॉपिक के कर दो, ऊष्मागतिकी प्रकरण, उसी में कार्य भी, कार्य के साथ भी इसको रिलेट कर देंगे। तो पहला प्रकरण में लिख देते हैं एक नंबर में समदाबीय प्रकरण, आइसोबारिक प्रोसेस, आइसोबारिक प्रोसेस, समदाबीय प्रकरण। वैसा प्रकरण जिसमें गैस के दाब नियत रहते हैं, समदाबीय प्रकरण कहलाते हैं, समदाबीय प्रकरण कहलाते हैं, समदाबीय प्रकरण कहलाते हैं। इसमें P बराबर क्या है, नियत रहेगा, P बराबर नियत। अब जैसे कि W बराबर था कार्य, W बराबर क्या था, इंटीग्रेशन P, गैस द्वारा किया जाएगा P DV। तो P नियत है तो P तो इंटीग्रेशन से बाहर आ जाएगा, P इंटीग्रेशन DV। अगर आयतन कहां से कहां तक चला जाए, V1 से V2 तक मान लेते हैं, तो क्या हो जाएगा तुम्हारा P VV का, तो इंटीग्रेशन DV का V हो गया V1 से V2 तक, ऐसा इंटीग्रेशन इतना जाता ही है। तो P क्या होगा, V2 माइनस V1। ये अगर सम आयतनिक समदाबीय प्रकरण है तो P तो कांस्टेंट होगा, P इंटू V2 माइनस, यही व्यंजक हो गया। दाब अगर नियत है, अगर तुमको इसको चित्र में बताएं, जैसे कि यहाँ पर एक PV डायग्राम में अगर दिखाएं, क्षेत्रफल के द्वारा भी निकाल सकते हैं, जो इंटीग्रेट करने का तरीका है। यहाँ पर आयतन है, इधर इधर दाब है। तो अगर समदाबीय है तो मान लो यहाँ पर दाब जो है, यहाँ पर दाब अगर y एक्सिस करते हैं भागेंगे तो दाब क्या रहेगा, हमारा सेम ही रहेगा। दाब देखो समान है, यहाँ पर दाब मान लेते हैं P है यहाँ पर, और यहाँ पर आयतन क्या होगा तुम्हारा, यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्रफल होगा, यहाँ से मतलब कि 1 से लेके 2 तक चलिए, यहीं पर 1 हो गया अगर मानते हैं, यहाँ पर लाइन दे दिए, और ये अंतिम जा रहा है जहाँ तक, वहाँ पर हो गया तुमको यहाँ पर V2 हो गया, यहाँ पर आयतन हो गया V1, यहाँ पर आयतन हो गया तुम्हारा V1, और यहाँ पर आयतन हो गया तुम्हारा V2 हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक जो क्षेत्रफल होगा V1 से V2 तक, ये क्या बताएगा हमको, जो यही तुमको कार्य बताएगा। मतलब कि आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल, आयतन अक्ष से घिरा क्षेत्रफल,
ये तुमको कार्य भी बताता है। तो ये तुमको इस यही क्षेत्रफल में तुमको कार्य हो गया, यही हो गया गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य बताना है। तो इसमें जो है यही आयत बना, यहाँ पे दाब का आपको मान क्वेश्चन रहेगा, यहाँ पर आयतन रहेगा, यहाँ पर आयतन दिया हुआ रहेगा तो निकाल सकते हैं। इस ढंग से आलेख के द्वारा भी निकाल देंगे। जैसे उदाहरण के अगर किसी गैस का तुमको अगर सम आयतन दाबी है प्रकरण में एक आध उदाहरण देना हो, चलो एक उदाहरण जैसे तुम्हारे हुक्म ने दिया हुआ है वो, तो चलो जैसे कि छोटा सा क्वेश्चन बना लेते हैं, मात्रक वगैरह भी समझोगे, इससे आसानी से फॉर्मूला बैठा देते हैं इसको। सम दाबीय प्रकरण में तो दाब रखा गया है मान लेते हैं 100 किलो पास्कल और आयतन में परिवर्तन हो गया 50 सीसी से लेकर 100 सीसी तक, तो उसमें कितना कार्य हुआ? तो बिल्कुल फॉर्मूला पढ़ी है तो उसको बैठा देंगे तो उससे क्या रहेगा हमारा आ जाएगा उसका आंसर। जैसे कि इसको कंप्लीट कर लेते हैं तुरंत। तो क्वेश्चन यही हुआ, उदाहरण लिख देते हैं। किसी गैस का दाब 100 किलो पास्कल स्थिर रखकर उसका आयतन 50 सीसी से 100 सीसी करने पर गैस के द्वारा कितना कार्य करना पड़ता है? गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें, गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें, गैस द्वारा किया गया कार्य ज्ञात करें। तो इसका आंसर या सॉल्यूशन हो जाएगा तुम्हारा सॉल्यूशन कि W बराबर क्या आता है तुमको P(V2 - V1) सूत्र पर ही है हमारा। अब समदाबीय प्रकरण है, दाब स्थिर रखा गया, समदाबीय प्रकरण हो गया। P का माने 100 किलो पास्कल, जिसको दशाई मात्रक पास्कल बदलना पड़ेगा इंटू इतना न्यूटन प्रति मीटर स्क्वायर लिख सकते हैं, या पास्कल हो गया, इतना हो गया 100 किलो पास्कल। और आयतन जो फाइन था 100 सीसी, सीसी मतलब सेंटीमीटर क्यूब हुआ, सेंटीमीटर क्यूब को मतलब 10 पर -2 करें तो मीटर माना, लेकिन यहाँ क्यूब है तो -6 हो जाएगा, -50 × 10⁻⁻6, ये तुम्हारा क्या होगा मीटर क्यूब हो गया इसका मात्रा। तो टोटल का मात्रा बजाय मीटर हो जाएगा, दैट इज जूल हो जाएगा। ये क्या हो गया 100 × 10⁻3 घट के हो गया 50 × 10⁻6, ये जूल हो गया मीटर मीटर। तो ये मात्रक हो गया तुमको, तो ये हो गया तुमको 100 × 10⁻3 है, 10⁻5 हो गई, और 50 का ही तो 0 तो 5 जूल लगता है तुम्हारा, 5 जूल का क्या है, तो डायरेक्ट सूत्र बैठ गया तुम्हारा। और इसी ढंग से तुमको अब हम लोग देख सकते हैं दूसरा प्रकरण में जाते हैं। ये तुम्हारा पहला प्रकरण हो गया। दूसरा प्रकरण है तुमको जैसे कि 1 नंबर में लिखे समदाबीय, अब नीचे समतापीय, सम आयतनिक भी तो सबसे आसान। उसके बाद देखते हैं समतापीय प्रकरण भी होगा। तो समतापीय प्रकरण, समतापीय प्रकरण में लिखाते हैं इसको। समतापीय तो हो गया, समतापीय लिखा, अब सम आयतनिक पहले लिख देते हैं 2 नंबर में, फिर समतापीय। सम आयतनिक के नाम से ही पता होगा कि इसमें आयतन क्या रहेगा, स्थिर रहेगा। तो दूसरा नंबर हो गया सम आयतनिक प्रकरण, आयतनिक प्रकरण, आइसोकोरिक प्रोसेस, वह प्रकरण जिसमें आयतन स्थिर रहता है, जिसमें आयतन स्थिर रहता है, सम आयतनिक प्रकरण कहलाता है। तो सम आयतनिक प्रकरण कहलाता है। तो V बराबर क्या होगा इसमें नियत, V बराबर नियत। तो V का डिफरेंशिएट अगर करेंगे तो dV कहेंगे बराबर 0 हो गया, आयतन परिवर्तन 0, तो आयतन परिवर्तन 0 हो गया। जब D स्थिर है तो आयतन परिवर्तन क्या है 0 हो गया। तो W बराबर क्या होता है हमारा कार्य जो गैस का क्या था इंटीग्रेशन P dV। जब P गुना इंटीग्रेशन P गुना 0 हो गया तो इसका तो 0, इसमें कोई कार्य नहीं होगा। सम आयतनिक प्रकरण में कार्य 0 होता है। क्या इसका मतलब सम आयतनिक प्रकरण में कार्य
गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य किया गया गैस के द्वारा किया गया कार्य शून्य होता है, हमेशा शून्य होता है। जब तक आयतन में परिवर्तन नहीं होगा तब तक कार्य क्या नहीं होगा, नहीं होगा। तो समायतनीय परिवर्तन में गैस के द्वारा कोई भी कार्य नहीं होगा। ये हो गया तुम्हारा समायतनीय परिवर्तन, आइसोटोनिक प्रोसेस, इसमें नहीं होगा। अब है समतापीय प्रकरण। समतापीय प्रकरण का नाम से ही पता है जिसमें ताप क्या रहेगा, नियत रहेगा। तो इसमें ताप नियत रहे तो उसमें क्या होगा, बॉयल्स का नियम लागू होता है। तो एक गैस का अवस्था समीकरण है पीवी बराबर nRT, उसके आधार पर हम लोग क्या करेंगे इसको, तो अवस्था समीकरण के आधार से इसको हम निकाल सकते हैं गैस का अवस्था समीकरण। उसके आधार पर हम लोग इसको, उसकी जरूरत पड़ेगी इसके कार्य को पूरा निकालने में। उसमें मतलब दाब और आयतन बदल सकता है लेकिन ताप स्थिर रहेगा। उन समूह के बीच में एक रिलेशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पीवी बराबर nRT, जिसको गैस समीकरण कहते हैं। काफी फेमस समीकरण है। तीसरा नंबर समतापीय प्रकरण, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस वह प्रकरण जिसमें निकाय का ताप समान हो समतापीय प्रक्रम कहलाता है, समतापीय प्रक्रम कहलाता है। T बराबर नियत, T बराबर नियत। गैस समीकरण क्या होता है तुमको, PV बराबर nRT, ये हो गया तुम्हारा PV बराबर nRT। तो P बराबर क्या हो गया, nRT बाय V, nRT बाय V हो गया, P का मान हो गया। तो इसको P का मान, अब जो है गैस का कार्य, ताप नियत होता है, T नियत होता है। तो कार्य गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस के द्वारा किया गया कार्य W बराबर क्या था, इंटीग्रेशन P dV। इसमें P तो नियत नहीं है तो P को तो निकालना पड़ेगा बाहर। P को लिख देते हैं हम लोग nRT बाय V I इंटू dV, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। और अगर कार्य निकालना मतलब इंटीग्रेशन, आयतन कहाँ से कहाँ तक गया है, परिवर्तन हुआ है V1 से लेके V2 तक, V1 से लेके V2 तक आयतन परिवर्तन, इसमें भी डाल दो V1 से V2 तक हुआ। तो nRT तो कांस्टेंट है तुम्हारा, V1 से V2 तक गया, dV बाय V, इसका dx बाय x का इंटीग्रेशन log x होता है, dV log V हो। इसका हो गया nRT तो कांस्टेंट है, बाहर आ गया। n हो गया गैस के मोलों की संख्या, r का मान 8.3 होता है। T हो गया तुमको, दैट इज T हो गया तुमको ताप जो नियत है, और इसका इंटीग्रेशन है log V हो गया, E बेस पे होता है, और V2 ऊपर V1 नीचे। तो log में तुमको हो जाएगा nRT, और log में होता है तुमको ये V2 माइनस log V1, और log का रूल है माइनस रहेगा तो बटा मास होता है। तो ये हो गया nRT log E बेस पर V2 बाय V1। अगर 10 बेस पे लाते हैं जो कि हम लोग का log टेबल जनरली 10 बेस पर 2.303 देना होगा। nRT log 10 बेस पर V2 बाय V1। अंतिम ये कार्य का व्यंजक हो गया, ये क्या चीज सूत्र निकल गया, समतापीय प्रक्रम में कार्य, समतापीय प्रक्रम में कार्य गैस के द्वारा कार्य का व्यंजक है nRT मतलब 2.303 nRT log 10 बेस पर V2 बटे V1। V2 हो गया अंतिम आयतन, देखो nRT n के बारे में लिखते हैं, n हो गया तुमको गैस के मोलों की संख्या, गैस के मोलों की संख्या। इसका मान होता है द्रव्यमान बटे अनुभार होता है, इसको द्रव्यमान n बटे m ऐसा लिखते हैं, द्रव्यमान बटे अनुभार, ये हो गया तुम्हारा n। r का मान तो 8.3 होता है जूल पर मोल पर केल्विन, नियतांक होता है, इसको गैस नियतांक कहते हैं। इसको क्या कहते हैं लोग, गैस नियतांक, r का वैल्यू। T तो हो गया केल्विन में ताप, केल्विन में कभी रखो, जैसे 27 डिग्री सेल्सियस 300 रखना है, 273 जोड़ करके केल्विन में ताप रखना है। V2 हो गया अंतिम आयतन, और V1 हो गया प्रारंभिक आयतन। V1 क्या होगा तुम्हारा, प्रारंभिक आयतन। ये तुम्हारा इस सूत्र में समझिए 2.3 log 10 बेस पर, तो log टेबल देखेंगे तुम्हारा एक हमारा वीडियो होगा
लॉग टेबल देखना है तो मैथमेटिकल टूल्स में हमारा एक वीडियो होगा जिसमें लॉग टेबल देखने के लिए बताएगा। उसका तुम अगर लॉग का क्वेश्चन कहीं बनाना चाहते हो तो उसका लॉग का कैसे प्रयोग करते हैं उसमें तुम जाकर के देख सकते हो। राष्ट्रीय के जो ऐप के जो तुम्हारा ऐप है तुम्हारा या यूट्यूब चैनल है उस पर तुमको ये वीडियो मिल जाएगा, उसको सब्सक्राइब करके तुम देख सकते हो। तो ये तुमको उसमें लॉग का जो मान कैसे निकाला जाता है इस पर कोई भी उदाहरण नहीं दे रहे हैं, और लॉग का तुमको उसमें मिल जाएगा, काम करने का तरीका कैसे होता है, कोई भी क्वेश्चन उस पर बना सकते हो। तुम्हारे ऐसे एक्सरसाइज में भी इस पर कोई उदाहरण नहीं दिया हुआ एनसीईआरटी बुक में, और भी बुक में जहाँ जरूरत पड़ेगा तो लॉग टेबल का कैसे यूज करते हैं वहां पर से मैथमेटिकल टूल्स में लॉग टेबल का प्रयोग कैसे करें, लॉगरिथम के बारे में जानकारी उसमें जाकर देख सकते हो। अब है तुमको गैस के बाद ये तुम्हारा हो गया क्या है रुद्धौष्म प्रकरण, संतापीय प्रकरण हो गई है। अगला है रुद्धौष्म प्रकरण। रुद्धौष्म प्रकरण का मतलब हो गया ऐसा प्रकरण जिसमें कि निकाय एवं परिवेश के बीच में कोई उष्मा का आदान प्रदान ना हो, तो उस प्रकरण को हम लोग क्या कहेंगे, रुद्धौष्म प्रकरण कहते हैं। तो ये होता है तुमको चौथा नंबर हो जाएगा रुद्धौष्म प्रकरण। इसका इंग्लिश होता है एडियाबैटिक प्रोसेस, ADIABATIC, एडियाबैटिक प्रोसेस। वह प्रकरण जिसमें निकाय एवं परिवेश के बीच उष्मा का आदान प्रदान नहीं होता है, रुद्धौष्म प्रकरण कहलाता है। रुद्धौष्म प्रकरण कहलाएगा एडियाबैटिक प्रोसेस। एडियाबैटिक प्रोसेस में तुमको जो है H बराबर नियत, H मतलब उष्मा बराबर नियत, उष्मा नियत होगा। तो जैसे ताप का तो उष्मा का दो काम होता है, उष्मा का काम होता है ताप भी बढ़ाता है कार्य भी करता है। तो उष्मा नियत है जिसका मतलब ताप नियत होगा जरूरी नहीं है, कार्य के द्वारा भी ताप को परिवर्तन किया जा सकता है, जो कि प्रथम नियम में तुम पढ़ोगे। इसलिए ये चीज बहुत ये कंफ्यूजन होता है कभी कभी जो इनिशियल स्टूडेंट है उसके मन में, अगर उष्मा दिए ही ताप में कैसे परिवर्तन हो, लेकिन उष्मा के बिना भी ताप में परिवर्तन हो सकता है। इसलिए ताप में कार्य करके भी कोई वस्तु जैसे कार्य करते हैं उसको रगड़ते हैं तो उष्मा तो दिए नहीं, लेकिन रगड़ से भी ताप क्या जाता है, बढ़ जाता है। तो वह क्या होगा तुमको एक प्रकार से हम कार्य करके भी उष्मा में ताप में परिवर्तन कर सकते हैं, उष्मा नहीं दिए उसमें। इसलिए उष्मा नहीं बिना दिए भी क्या हो जाता है, ताप में परिवर्तन होता है। तो उष्मा में परिवर्तन अलग चीज है और ताप में परिवर्तन अलग चीज है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। समतापीय प्रकरण मतलब ताप में परिवर्तन नहीं होगा, रुद्धौष्म प्रकरण मतलब उष्मा में परिवर्तन नहीं होगा, दोनों अलग अलग शब्द है। तो ये नियत होगा। तो इसके लिए जैसे कि एक सूत्र वगैरह इसमें जो कि आगे जो कि हम लोग जो है एक क्वांटिटी डिफाइन करते हैं हम लोग, तो इसके संबंध होता है रुद्धौष्म प्रकरण में अगर अभी तो उसका सिलेबस में शायद इसको हटा दिया गया है इसका प्रूविंग, पीवी टू द पावर गामा बराबर नियत लिखा जाता है, पीवी टू द पावर गामा बराबर नियत होता है। अब जैसे एक तो पी तो दाब है, भी आयतन है, गामा क्या है, गामा बराबर होता है सीपी बाई सी मोलर उष्मा धारणा। सीपी हो गया नियत दाब पर मोलर उष्मा धारणा, नियत दाब पर मोलर उष्मा धारणा। सीपी हो गया मोलर दाब नियत आयतन पर मोलर उष्मा धारणा, नियत आयतन पर मोलर उष्मा धारणा, इसको गामा कहते हैं, उसका अनुपात नियत जिसका चर्चा हम लोग अगले वीडियो में करेंगे डिटेल में इसका, जैसे संबंध सीपी माइनस सीपी और आर होता है। तो नियत जब जैसे एक मोल गैस का, एक मोल कोई भी चीज का ताप को बढ़ाना है, एक मोल गैस का तुमको ताप बढ़ाना हो एक नियत दाब पर 1 केल्विन, तो जितना उष्मा देना पड़ेगा दैट इज सीपी। अगर नियत आयतन पे करना पड़ेगा तो दैट इज सीपी, एक मोल गैस का ताप 1 केल्विन बढ़ाना हो तो उसके लिए 2 मोलर उष्मा धारिता नियत दाब और ताप दोनों पर अलग अलग होता है किसी भी गैस के लिए, जिसके अनुपात को हम लोग गामा कहते हैं। तो उसमें जो है तुमको ये रुद्धौष्म प्रकरण में पीवी टू द पावर गामा बराबर नियत होता है, पीवी बराबर नियत होता है। जैसे पीवी और कांस्टेंट होता है, पीवी और एनआरटी जैसे था, तो उसके वो तो हमेशा लागू होता ही है, पीवी और एनआरटी तो कभी भी आप लागू कीजिएगा उसको आप लागू कर ही सकते हैं। P1 V1 पावर गामा इक्वल टू P2 V2 पावर गामा, ऐसा भी इसको लिखते हैं इसको। और इसका प्रूविंग तुम लोगों को कोर्स में नहीं दिया हुआ है अभी शायद, तो अगले वीडियो में इसका डिटेल में सीपीसीबी का चर्चा होगा, हो सकता है इसका अगर होगा तो इसका अभी तो सिलेबस हटा दिया गया इसका प्रूविंग, तो नहीं भी करेंगे।
तो ये जैसे प्रूविंग इसका इसलिए लिख भी दिए, नहीं तो अगला वीडियो में ही तुमको इसको प्रूव करके वहीं पर भी लिख सकते थे। तो रुद्धौस प्रकरण जैसे कार्य है, जब यही सूत्र नहीं है तो कार्य भी नहीं होगा। तो जैसे कार्य का मान होता था nr t1 - t2 बटे गामा -1। ऐसे कार्य जैसे लिख देते हैं अगर तुमको nr t1 - t2 बटे गामा -1। तो ये भी कहेंगे कि जब अगर इसका डिटेल देखेंगे, इसका ये कार्य का भी नहीं होगा उसका, ये सब सूत्र तुमको अभी सिलेबस में नहीं दिखेगा, तो उसकी कुछ चर्चा कर दिए और इसका प्रूविंग भी होगा, तो देखा जाएगा नेक्स्ट वीडियो में क्या होता है। उसके बाद जैसे तुम्हारा है, तो ये तुम्हारा रुद्धौस प्रकरण हो गया। अब इसके बाद है ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम के बारे में बात करें। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है तुमको जो कि दिया हुआ है, तुमको क्या होगा। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जहां तक है उसमें यह कहा गया है कि जब किसी निकाय को ऊष्मा दी जाती है तो वह उसके द्वारा निकाय के जो है उस ऊष्मा से या तो उसके आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा या निकाय के द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा। तो ये तुमको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम है। तो हम लोग समूह में क्या, निकाय को क्या दिया जाएगा, ऊष्मा दिया जाए तो उसके द्वारा कुछ कार्य किया जाएगा या उसका कार्य किया जाएगा निकाय के द्वारा, या दोनों के जोड़ के रूप में जाएगा। तो मतलब कि किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन एवं उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। इसे ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम भी कहते हैं। तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम की चर्चा कर लेते हैं लोग। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। किसी निकाय को दी गई ऊष्मा उस निकाय के आंतरिक ऊर्जा एवं उस निकाय के द्वारा किए गए कार्य के योग के बराबर होता है। कार्य के योग के बराबर होता है, योग के बराबर होता है। यदि निकाय को दी गई ऊष्मा डेल्टा क्यू आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन डेल्टा यू एवं किया गया कार्य एवं निकाय के द्वारा किया गया कार्य, डेल्टा डब्ल्यू हो, तो ऊष्मागतिकी के प्रथम नियम से डेल्टा क्यू बराबर डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो ये डेल्टा क्यू बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू तुमको जो है ऊष्मा का मान हो गया, ऊष्मा दिया जाएगा तो कुछ धनात्मक लेंगे। अब ये आईपीएससी सिस्टम है, जो कि मैंने इसमें सिस्टम है तुमको कि डेल्टा क्यू दी गई ऊष्मा को क्या लेंगे, दी गई ऊष्मा धनात्मक, निकाय को दी गई ऊष्मा क्या लिया जाएगा, धनात्मक बराबर धनात्मक पॉजिटिव लेना है। निकाय से निकाली गई ऊष्मा, ली गई ऊष्मा, इसको माइनस में लीजिएगा ऋणात्मक। गैस के द्वारा किया गया कार्य, गैस द्वारा क्या क्या इसमें धनात्मक लेना है। निकाय पर किया गया, निकाय के द्वारा किया गया गैस या निकाय पर किया गया कार्य, इसमें लेना है ऋणात्मक।
लेकिन ये जो पद्धति है केमिस्ट्री में तुमको ये उल्टा होता है, यहाँ पर मैंने अलग होता है, तो उसका सूत्र भी अलग होता है ऊष्मागतिकीय प्रथम नियम का। तो खैर अभी हम भौतिकी की चर्चा करेंगे। तो भौतिकी में क्या है, ऊष्मा जो दिया जाएगा उसको धनात्मक लेंगे और ऊष्मा उससे बाहर निकाले तो ऋणात्मक लेंगे, गैस के द्वारा जो कार्य करेंगे उसको धनात्मक लेंगे, गैस पर किया गया कार्य को ऋणात्मक लेंगे। तो जैसे कि तुमको गैस पर कार्य करेगा, गैस पर कार्य करेगा तो उसको माइनस लगा करके लोगे, और गैस के द्वारा कार्य किया जाएगा तो उसको धनात्मक करके लेंगे। तो इस तरह से क्या कर सकते हैं, इस पर सूत्र पर तुमको क्वेश्चन को बना सकते हो। तो किसी निकाय में अगर तुमको मान लेते हैं कि दिया जाए जैसे कि तुमको 500 जूल ऊष्मा दिया गया और निकाय पर किया गया कार्य भी तुमको दिया गया है, तो कितना आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन होगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन छोटा सा लिख देते हैं और इससे भी कुछ स्पष्ट हो जाएगा तुमको ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम। एक उदाहरण दे देते हैं। किसी निकाय को 500 जूल ऊष्मा दी जाती है, ऊष्मा एवं उस निकाय पर 200 जूल कार्य किया जाता है, तो उस निकाय की आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें। आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन ज्ञात करें। सॉल्यूशन डेल्टा क्यू बराबर होता है डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू। तो डेल्टा क्यू ऊष्मा दिया गया है आपको कितना 500 जूल दिया गया, तो डेल्टा दिया गया तो उसको प्लस 500 लेंगे, 500 जूल प्लस में लीजिए, और डेल्टा यू तो हमको निकालना ही है, और निकाय पर कार्य करा है 200 जूल, उसको माइनस 200 जूल लेंगे, निकाय के द्वारा कार्य को प्लस लेना है, तो निकाय के द्वारा किया गया कार्य को माइनस लेंगे, निकाय पर कार्य किया जाए इसलिए माइनस लिया गया। तो अब देखो डेल्टा यू हमारा निकल गया, ये चिन्ह को बताना चाह रहे थे। माइनस किसमें कब लेंगे, माइनस लेंगे क्योंकि निकाय पर किया गया कार्य है, निकाय के द्वारा किया गया कार्य है, तो उसको तो डेल्टा यू बराबर हो गया 700 जो कि आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन, यही उसका उत्तर है इस प्रश्न का। ये तो कोई साधारण सा क्वेश्चन था जिसको बना दिया गया। अब जैसे कि कोई गैस के द्वारा किया गया कार्य तुमको निकालने के लिए, गैस के द्वारा किया गया कार्य जैसे कि निकालने के लिए बोलेगा तुमको किसी प्रक्रम में, तो उसका क्षेत्रफल निकाल के भी बनाया जा सकता है। उसको गैस के द्वारा किया गया कार्य को हम लोग क्षेत्रफल के द्वारा भी क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं। जैसे कि तुमको एक उदाहरण देते हैं, जैसे तो इसमें जैसे कि है तुमको कार्य निकालेंगे, जैसे प्रथम नियम से कभी भी आंतरिक ऊर्जा ऊष्मा इस का निर्धारण कर सकते हैं। उदाहरण जैसे एक ग्राफ देते हैं, जैसे कि यहाँ पर तुमको यहाँ पर दाब है तुमको 50 किलो पास्कल, यहाँ दाब है 50 किलो पास्कल, और यहाँ पर जो आयतन है मान लेते हैं यहाँ पर 50 सीसी है, आयतन हो गया 50 सीसी, और यहाँ से ये प्रक्रम चला गया इस ढंग से एक स्ट्रेट लाइन में, यहाँ पर पहुंचा, यहाँ पर आयतन हो गया 100 सीसी, और दाब भी इसका बढ़ गया, दाब बढ़ के हो गया 100 किलो पास्कल, 100 किलो पास्कल। तो ये जो पूरा क्षेत्रफल जो होगा इसका, जो यहाँ से यहाँ गया ये प्रक्रम, तो ये तुमको ये पूरे प्रक्रम में जो कि कार्य होगा, ये तुमको जो यहाँ जो समलंब चतुर्भुज जो बन रहा है यही पूरा यहाँ से आता जो आयतन अक्ष जितना क्षेत्रफल घेरेगा ये पूरा क्षेत्रफल हमको निकालना पड़ेगा। तो इसका क्षेत्रफल निकालने का हमारा उत्तर भी हो जाएगा। ये 100 सीसी है, ये आयतन था 100 सीसी, 50 सीसी से 100 सीसी तक गया, और दाब भी बढ़ के 50 किलो पास्कल से 100 किलो पास्कल गया। तो देखो इसका सॉल्यूशन हो जाएगा, कार्य निकालना था हमको, तो इसको हिंट कर देते हैं, 1/2 गुना क्या आता है क्षेत्रफल, मतलब ये होगा ऊंचाई 100 सीसी माइनस 50 सीसी, समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल होता है तुमको 100 सीसी माइनस 50 सीसी था तुमको, और उसको जूल में बदलेंगे, वैसे अभी मात्रा कहीं नहीं देते हैं गुना, अब गुना समांतर भुजाओं का योग होता है, या तो 50 किलो पास्कल जोड़ 100 किलो पास्कल। अब इसको मात्रा में बदल के इसमें क्या कर सकते हैं, एडजस्ट कर सकते हैं। दूसरा क्या होगा तुमको ज्ञान नहीं है, जिसको समलंब चतुर्भुज क्षेत्रफल नहीं पता है, त्रिभुज और क्या बना है, इसको आयत बना करके कर सकते हैं। तो बीच से यहाँ पर क्या कर दिए, यहाँ पर त्रिभुज बन जाएगा, ऊपर में से यहाँ से लाइन खींच दो, आयत बना, दोनों को जोड़ दो, अगर वो भी हो सकता है। जिसको समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल क्या बोले थे, हाफ गुना ऊंचाई गुना समांतर भुजा, ये इसका जोड़ 50 इसका और ये 100, और ये ऊंचाई हो गया इसका, ऊंचाई यहाँ पे इसको कहते हैं। तो या तुमको कहो, या तो तुमको दूसरा क्या करना है, यहाँ आयत बनाओ, यहाँ पर एक त्रिभुज बनाओ, दोनों का क्षेत्रफल को जोड़ दो।
अब जहाँ तक मात्रक के बाद इसको कर देते हैं, हाफ गुना क्या होगा तुम्हारा 100 माइनस 50, 50 सीसी, सीसी को मीटर क्यूब में बदलो, 50 में 10 पर माइनस 6 मीटर क्यूब हो गया इसका मात्रक। और ये होगा तुमको जोड़ था, 100 जो 50 तो 150, किलो पास्कल का 10 पावर 3 हो गया, ये पास्कल हो गया। इसको बस हल कर दिया, उत्तर आ गया। इस तरह से क्या कर सकते हैं हम लोग, इसका मान निकाल सकते हैं। अब जैसे इसी में कहेगा कि हमको जब से डेल्टा के अब जैसे यहाँ कार्य ही निकालना था, कार्य निकल गया, लेकिन इसी में कहेगा यहाँ से यहाँ तक आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आपको दीजिए, उष्मा कितना दिया, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन आप जब दीजिएगा तो ऑटोमेटिक है डेल्टा क्यू बराबर क्या कर देंगे, डेल्टा यू प्लस डेल्टा डब्ल्यू जोड़ देंगे, तो डेल्टा क्यू भी निकल जाएगा, डेल्टा डब्ल्यू निकल गया यहाँ से, डेल्टा यू आपको क्वेश्चन में गिवन है। या ताप दे देगा तो जैसे कि आप धीरे धीरे पढ़िएगा तो मैंने डायरेक्ट 5/2 nRT लगाइएगा, nRT 2 - T1, उसके आधार पर क्या होगा क्वेश्चन अलग अलग ढंग से जुड़ते जाता है, क्वेश्चन बन जाएगा। दूसरा होगा तुमको जैसे कि दाब का परिवर्तन हो गया, एक तो जैसे साइक्लिक प्रोसेस होता है। साइक्लिक प्रोसेस का मतलब होता है कि जब कोई निकाय एक जहां से स्टार्ट करे चक्रीय प्रक्रम, तो उसी जगह पर पुनः लौट के आ जाए तो उसको हम लोग कहते हैं साइक्लिक प्रोसेस। उसमें आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य हो जाता है। जैसे कि इस ढंग का प्रक्रम का बात कर रहे हैं, अगर मान लो तो यहाँ से चला, ऐसे स्टार्ट किया, ऐसे गया, ऐसे गया, ऐसे गया, पुनः अपनी जगह पर वापस आ गया घूम करके, तो ये इसको कहते हैं चक्रीय प्रक्रम। ये क्या हुआ, चक्रीय प्रक्रम। इसमें जो कार्य होता है यही होगा, कार्य यही हो जाएगा, खाली घेरा पर यही कार्य हो जाता है। और आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य, आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन शून्य, यानी जहां से चला ABCD ए तक आ गया, तो मतलब क्या होगा, जहां से चला वहीं आ गया, तो कोई स्टेट फंक्शन तो सेम तो पाथ पर निर्भर करेगा नहीं, तो आंतरिक ऊर्जा में परिवर्तन नहीं होता साइक्लिक प्रोसेस में कभी भी। सिर्फ कार्य का मान निकाल, सिर्फ जो घिरा हुआ क्षेत्रफल वही निकालिए, तो क्या निकल जाएगा, साइक्लिक चक्रीय प्रक्रम में कार्य निकल जाएगा। इसमें सिर्फ जो हम घिरा हुआ, जैसे भी घिरा हुआ है वही निकालना है। तो ये सब पर तुम क्या कर सकते हो, इसका डिटेल में तुम देख सकते हो। इसका उदाहरण तो तुम्हारे बुक में नहीं दिया हुआ है, ऐसे मैंने अपने जानते उदाहरण दे दिया इस लेक्चर में काफी। और इस नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग आगे का बात करेंगे, जैसे तुमको जो है उष्माधारिता के बारे में, विशिष्ट नियत ताप, नियत आयतन, विशिष्ट उष्माधारिता, मोलर उष्माधारिता, इन सब में क्या संबंध है, इन सबों की चर्चा उष्मागति का आगे बढ़ाएंगे। उष्मागति का दूसरा नियम, इंजन वगैरह के बारे में आगे आने वाली वीडियो में इस लेक्चर में बताया जाएगा। तो इस लेक्चर को यही समाप्त करें। जिस सिस्टम को किसी भी फिजिक्स, केमिस्ट्री या मैथ किसी भी टॉपिक में पूछना हो, राइट ऐप के माध्यम से हमसे कभी भी संपर्क कर सकता है। हमारा मोबाइल नंबर पर कभी भी कॉल करके किसी भी अपने टाइम ले सकते हो। इसका लेक्चर को समाप्त करें।